तो उसी क्रम में अभी बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू हुआ है जो डीआरडीओ की तरफ से किया गया है। डीआरडीएल, हैदराबाद में एक लैब है डीआरडीओ की जिसका नाम है डीआरडीएल। उसने एक इंजन का लॉन्ग टाइम तक एक्सपेरिमेंट किया है, लगभग 1200 सेकंड तक, मतलब 20 मिनट तक। और उस इंजन का नाम है स्क्रैम जेट इंजन। तो स्क्रैम जेट इंजन को लेकर के अपन ये खबर करेंगे और ये ऐसा सेटअप आपको दिख रहा है। तो इसका एक डेमोस्ट्रेशन हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इंजन का जो वो डेमोस्ट्रेशन हुआ या प्रदर्शन डीआरडीओ ने किया तो हम इतने राजी क्यों हो रहे हैं? हम इसलिए राजी हो रहे हैं कि ये एक टेक्नोलॉजी है जो आने वाले समय में इंडिया को हाइपरसोनिक बनाने के मामले में दुनिया में चंद देशों में शामिल करवा देगी। तो हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और सोनिक और इंफ्रासोनिक, ये नाम आप अक्सर सुनते हैं। तो सबसे पहले जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर जो क्लासिफिकेशन मिसाइल के किए जाते हैं, आपने टेक्नोलॉजी अगर पढ़ लिया हो तो आपको पता होगा, दो प्रकार की ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, बैलिस्टिक और क्रूज, है ना। जो कोई निश्चित रास्ता फेस जो वो नहीं करती, लगातार इंजन से चलती है, वो कौन सी मिसाइल होती है? क्रूज मिसाइल है। और जो हाइपरबोलिक पाथ, ऊपर एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगी और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे गिरेंगी, वो बैलिस्टिक। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, कितनी दूर जाकर के हथियार डाल सकती है एक मिसाइल। तो शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल, तीन भागों में उसको भी बांट सकते हैं। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के आधार पर जो मिसाइल है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है इंफ्रासोनिक। सोनिक का मतलब है आवाज, और आवाज जो है वो एक सेकंड में कितनी दूर चली जाती है? बताओ तो, याद करो। 340 मीटर पर सेकंड। हम यहां से आवाज लगाएंगे तो अगली जगह पर जो आवाज, अच्छा फिर आवाज एक से दूसरी जगह जो जाएगी उसमें डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, एल्टीट्यूड कैसा है, बहुत सारी चीजें। तो स्टैंडर्ड के तौर पे माना जाए समुद्र तल के ऊपर और मॉइस्चर बहुत ज्यादा हवा में ना हो तो 340 मीटर पर सेकंड की गति से जो है वो साउंड ट्रेवल करती है। अच्छा, साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग। दो प्रकार की तरंग आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे एक्स, गामा रेज, इनको एक से दूसरी जगह जाने पर किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैकेनिकल वेव को आवश्यकता होती है। और मैकेनिकल वेव जो है वो साउंड होती है, और साउंड हवा में जो ट्रेवल करती है वो कितनी स्पीड है? 340 मीटर पर सेकंड। या फिर घंटे के हिसाब से लगाओगे तो 1, 2, 3, 5 किलोमीटर पर आवर। ये एक घंटे में जो है वो 1235 किलोमीटर लगभग इसके आसपास ट्रेवल करती है साउंड। अच्छा, साउंड जो है वो एक घंटे में इतनी दूरी तय करी है, एक सेकंड में इतनी दूरी तय करती है। तो ये साउंड की स्पीड जो है उसको निकालते हैं हम किस में? मैक में। किस में निकाल, वो तो उसकी पिच और उसकी जो है आवृत्ति और उसको डेसिबल में नापा जाता है, लेकिन स्पीड को, स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको मैक में काउंट, मैक के हिसाब से काउंट करते हैं। कैसे? कि एक घंटे में यहां से साउंड की वेव पैदा हुई और 1235 किलोमीटर चलेगी। इसी दौरान एक घंटे में कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू करे और 1235 किलोमीटर दूरी तय कर ले, तो इन दोनों का रेशियो 1:1 आ गया कि नहीं आ गया? भाई साउंड जो है वो एक पॉइंट से और कितनी दूर चली जाएगी एक घंटे में? 1235 किलोमीटर। और एक कोई ऑब्जेक्ट अपने पास, मच्छर, मक्खी, कोई हवाई जहाज, रॉकेट, मिसाइल, वो भी एक घंटे में 1235 किलोमीटर मतलब ध्वनि के बराबर दूरी तय कर लेता है। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो कहलाती है 1 मैक। कितनी कहलाती है? अगर वो 1235 किलोमीटर से कम दूरी तय करता तो इसका मतलब वो मैक से कम है। और ध्वनि के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? सोनिक। तो सोनिक की स्पीड से कम है तो वो जो है उसकी स्पीड कहलाएगी इंफ्रासोनिक। क्या कहलाएगी? यानी कि 1 मैक कितनी होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट एक घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय करेगा साउंड के बराबर, तो वो कहलाती है स्पीड 1 मैक। और 1 मैक से कम स्पीड है उसकी, उसको कहेंगे इंफ्रासोनिक। और अगर हम 1 मैक दूरी तय कर रहे हैं तो वो सोनिक है, और 1 मैक से ज्यादा करें तो सुपरसोनिक। क्या कहलाएंगे? सुपरसोनिक। मान लो कि ध्वनि एक घंटे में 1235 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और इससे 5 गुना ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट दूरी तय करे एक घंटे में, तो इसका मतलब वो क्या है? सुपरसोनिक है। यानी कि अगर
1 गुना ज्यादा तय करेगा तो उसकी स्पीड जो है वो 1 मैक, 2 गुना तो 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, 5 मैक। तो 1 से लेकर 5 मैक की जो स्पीड होगी उसको हम कहेंगे सुपरसोनिक स्पीड। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड। और फिर उसके आगे 5 मैक से भी ज्यादा हो तो 5 मैक से 20 मैक की स्पीड होगी तो उसको कहेंगे हाइपरसोनिक। क्या कहेंगे? तो अब जो है वो जमाना इंफ्रासोनिक का भी है, सोनिक का भी है, सुपरसोनिक का भी है, और टेक्नोलॉजी चल रहा है हाइपरसोनिक। तो ये जो इंजन जो है अपन जो भेजेंगे मिसाइल, और उस मिसाइल में अगर ये वाला इंजन लगा देंगे ना जिसका नाम स्क्रैम जेट इंजन है, तो ये मिसाइल हो जाएगी क्या? हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जब तक समझ में आता है कि मिसाइल आ रही है तैयार हो, तब तक तो आ चुकी होती है, आके गिर जाएगी सर पे, फिर संभलने का मौका नहीं देती है। क्या नहीं देती है? संभलने का मौका। ये जो इंजन की टेस्टिंग की गई 1200 सेकंड, कितनी सेकंड? 1200 सेकंड। तो 1200 सेकंड कितने मिनट के बराबर होती है? 20 मिनट। 20 मिनट में 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करके और ये मिसाइल वहां पर जाके लग जाएगी, अगले के टारगेट को नष्ट कर देगी, है ना। तो कुल मिला के भारत ने, डीआरडीओ ने कमाल करके दिखाया है। और ये जो हाइपरसोनिक स्पीड की जो मिसाइल होंगी उनके इंजन के अंदर इंडिपेंडेंटली डेवलप करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम अपन ने आगे बढ़ाया है। बस उसी से रिलेटेड ये खबर है। तो डीआरडीओ की एक लैब है जिसका नाम क्या है? डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। कहां पर है ये? हैदराबाद में। उसने 9 मई को अपना फुल स्केल स्क्रैम जेट कंबस्टन या कंबस्टर इंजन का व्यापक और दीर्घकालिक सफलतापूर्वक संपन्न परीक्षण जो है वो संपन्न किया। ये जो यहां पर स्क्रैम जेट इंजन है वो कितनी सेकंड तक चलाए रखा? 1200 सेकंड से ज्यादा, यानी कि 20 मिनट तक आसपास ये इंजन लगातार दक्षतापूर्वक काम करता रहा। अब ये इंजन जो है वो अभी तो प्रयोगशाला में कंट्रोल्ड कंडीशन में चलाया है। अब इससे क्या होगा? आगे दूसरा चैलेंज, और यानी कि पहला महत्वपूर्ण चैलेंज तो पार कर लिया। अब इस इंजन को लगाएंगे अपन किसमें? मिसाइल में। और फिर वो रियल परीक्षण और करके देखेंगे, तब जाके अपने हाथ में ये बात आएगी। तो 4-5 साल का समय लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आज इंजन जो है वो अपने इसको सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया और कल से ही अपने तो दूसरों के अड़ते ही फिरे। ज्यादा 3-5 मत छाट देना, मिसाइल मार देंगे नहीं, है ना। तो ये कंडीशन नहीं आएगी, समय लगेगा। क्या लगेगा? टाइम लगेगा भी, है ना। 30-31 तक जाके ये पूरा काम, अभी तो इसका रियल मिसाइल के अंदर परीक्षण होना बाकी है और बहुत सारी चीजें होना बाकी है। चलो तो थोड़ी सी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिटेल अपन जान ले। तो हैदराबाद के अंदर एक स्क्रैम जेट कनेक्ट पाइप जो लैब के अंदर टेस्टिंग की गई, उस एक्सपेरिमेंट, उस टेस्टिंग का नाम है स्क्रैम जेट कनेक्ट पाइप टेस्ट। और उसमें 1200 सेकंड से ज्यादा समय तक चलने वाला परीक्षण अपन ने कर लिया। किसने किया? डीआरडीएल। कहां पर? हैदराबाद में इसने। अब इसमें जो है वो एक चीज और अपन देखेंगे, ये स्क्रैम जेट इंजन होते क्या है, इनकी क्या खास बात है, उसके बारे में बात करेंगे। और हाइपरसोनिक मिसाइल के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब अगली बात अपन स्क्रैम जेट इंजन के बारे में करेंगे। ये स्क्रैम जेट जो इंजन होते हैं ये सामान्य इंजन से बहुत ज्यादा तेज गति देते हैं। कोई भी सामान्य इंजन होता है जो रॉकेट में, जेट में या किसी भी मिसाइल में लगाया जाता है, उस इंजन के अंदर हम भरते हैं एक तो फ्यूल। क्या भरते हैं? ईंधन। इस ईंधन को जलाने के लिए, कंबस्टन के लिए ऑक्सीडाइजर चाहिए कि नहीं? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कि नहीं? तो दूसरा हम भरते हैं इसमें ऑक्सीडाइजर भरते हैं। तो जब ऑक्सीडाइजर और फ्यूल दोनों भरते हैं तो इंजन में वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाता है तो ये स्पीड कम हो जाती है। तो फिर वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, क्यों ना हम रॉकेट में या जो मिसाइल है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ्यूल भरे। ऑक्सीडाइजर का काम ऑक्सीजन अपने आप कर देगी, जलाने का काम ऑक्सीजन अपने आप कर देगी। तो ऑक्सीजन लाए कहां से? जब ये मिसाइल चलेगी तो वायुमंडल से ही ऑक्सीजन ले ली जाए और वायुमंडल वाली ऑक्सीजन काम में लेके इस फ्यूल को जलाया जाए और इससे क्या पैदा हो? एनर्जी। और उस एनर्जी से इंजन को थ्रस्ट मिले और ये आगे की तरफ बढ़े। क्यों? सही है। तो फिर इन्होंने इस तरीके से फ्यूल भरा और ऑक्सीजन बाहर वायुमंडल से लेना शुरू किया और उससे जो पहली बार इंजन बना है उनको टर्बोजेट इंजन का। हवाई जहाज में जब दोनों साइड के पंख निकले रहते हैं और उस पे जो गोल गोल घूमते रहते हैं आगे से, वो बेसिकली ऑक्सीजन लेने के लिए ही टर्बोजेट इंजन होते हैं।
लेकिन टर्बोजेट जो इंजन है वो बाहर से ऑक्सीजन जो ले रहे थे वो स्पीड बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। अब सारा खेल मिसाइलों के मामले में, भाई ठीक है, उसमें तो यात्रियों को एक से दूसरी जगह ले जाना है तो सामान्य स्पीड चल जाएगी, लेकिन अगर आपकी मिसाइल की स्पीड कम हुई तो सामने वाला आपको राडार से इंटरसेप्ट कर लेगा, सैटेलाइट से उसकी इमेज प्राप्त कर लेगा और हवा में ही फोड़ देगा, आपकी मिसाइल का काम तमाम कर देगा। लेकिन अगर स्पीड इतनी ज्यादा हुई कि उपग्रह सैटेलाइट से इमेज भेजेगा और सैटेलाइट से इमेज आएगी, राडार उनको डिटेक्ट करेगा, तब तक तो काम तमाम कर दिया, तो इसका मतलब वो देश एडवांसमेंट में आ जाएगा। तो अब क्या किया जाए, इन्होंने सामान्य जेट इंजन के बजाय रैम जेट इंजन बनाने शुरू किए। क्या बनाने शुरू किए? रैम जेट इंजन। रैम जेट इंजन क्या करते हैं? एयर ब्रीदिंग इंजन भी कहते हैं। जब वो तेज गति से चलते हैं तो हवा लेते हैं, उसका जो कम एक तरीके से उसको संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस करते हैं और फ्यूल के साथ में जला के और इंजन जो है उसको एनर्जी मिलती है और आगे बढ़ता है। अब रैम जेट इंजन से आगे की स्थिति आ जाती है सुपरसोनिक कंबस्टन रैम जेट, जिसका शॉर्ट में नाम क्या हो जाता है? स्क्रैम जेट। सुपरसोनिक से तो एस आ गया, सी से कंबस्टन से आ गया सी, और फिर रैम जेट, तो इसको शॉर्ट में पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है? स्क्रैम जेट। तो ये रैम जेट इंजन से भी आगे की सबसे बेसिक टाइप के टर्बोजेट इंजन, उससे आगे के ज्यादा स्पीड वाले रैम जेट इंजन, और रैम जेट इंजन से आगे वाले स्क्रैम जेट इंजन, जिसका नाम क्या है पूरा? सुपरसोनिक कंबस्टन रैम जेट। तो ये स्क्रैम जेट इंजन जो है, इसको अभी अपन ने टेस्ट किया, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये स्क्रैम जेट इंजन जिस भी मिसाइल में लगा होगा उसकी स्पीड 5 मैक से ज्यादा होगी, 5 मैक से ज्यादा, यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड उसको मिल जाएगी। उसके बाद में ये जो रैम जेट इंजन का ही उन्नत संस्करण होता है स्क्रैम जेट, जो एयर ब्रीदिंग करता है और संपीड़ित करके ऑक्सीजन को और तेज गति से किसी ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सीजन टैंक साथ लेने के बजाय सीधे वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेता है और ऑक्सीडाइजर के रूप में काम करके और फ्यूल से एनर्जी पैदा करता है। आई बात समझ? तो हाइपरसोनिक जो मिसाइल अगर किसी देश को बनानी है, जो राडार के पकड़ में ना आए, सैटेलाइट सिस्टम के पकड़ में ना आए और तेज गति से नुकसान कर दे, तो इसका मतलब पहली जरूरत हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्या है? स्क्रैम जेट इंजन। और स्क्रैम जेट इंजन का अपन ने 1200 सेकंड तक सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की और बात कर ले थोड़ी सी। हाइपरसोनिक मिसाइल जो वो होती हैं जो कम से कम जिनकी स्पीड 5 मैक की होती है, यानी कि सुपरसोनिक से आगे वाली, और मैक्सिमम 20 मैक तक की इनकी स्पीड होती है। इनकी जो गति जो होती है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होगी, क्योंकि 1 2 3 और 5 1235 किलोमीटर पर आवर से 5 गुना करोगे तो 6000 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी। उसके बाद में पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों के लिए रोकना इसको कठिन हो गया, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं उसमें जैसे ही सामने से मिसाइल आती दिखती है, दूसरी मिसाइल दागते और उसको हवा में ही नष्ट करा देते। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो पकड़ में नहीं आएंगे। ईरान ने अभी जो कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का यूज किया बताया, और उसके चलते इजराइल और उन सब में नुकसान हुआ, प्रतिक्रिया समय कम होगा। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अब चूंकि इंडिया ने टेस्ट कर लिया है, तो 2 प्रकार की होती है। पहला, नीचे जमीन से आपने जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर उसको हवा में छोड़ दिया और फिर वो नीचे ग्लाइडिंग करने का मतलब कहते हैं फिसल के आना। तो वो फिसल के आते हुए वो हाइपरसोनिक स्पीड से आए तो उसको कहते हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और दूसरी टाइप की जो है वो क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल की तरह ऊपर न जाके सीधी ही जमीन के पैरेलल रास्ता बदलते हुए आगे चले, तो वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो हाइपरसोनिक मिसाइल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और दूसरा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये दोनों बातें अपन ने इसके बारे में की है ना। अब ये अपना पूरा इसमें एग्जाम लायक सवाल बन जाता है। तो चलो फिर एक सवाल सोल्व करके देखें अपन इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद आगे वाली उपलब्धि के ऊपर बात करेंगे जो डीआरडीओ ने की है। तो डीआरडीओ की पहली उपलब्धि तो डीआरडीएल लैब ने क्या तय की है? स्क्रैम जेट इंजन का सफलतापूर्वक 1200 सेकंड तक परीक्षण किया है। तो सोल्व करके बताओ तो दिखा। क्या इसका विकास डीआरडीएल ने किया है क्या? हैदराबाद सुपरसोनिक एयर ब्रीदिंग इंजन तकनीक पर आधारित है क्या? 1200 सेकंड से अधिक समय तक संचालित किया इसको? हाइपरसोनिक मिसाइल विकास कार्यक्रम से संबंधित है क्या ये? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो डीआरडीओ की पहली उपलब्धि। ठीक है, उसके बाद में डीआरडीओ ने बैक टू बैक
ओडिशा के तट पर एक जो है वो मिसाइल, अग्नि मिसाइल, और उस अग्नि का एडवांस वर्जन, उसका जो है वो परीक्षण किया। देखा होगा ईरान ने मिसाइल के क्षेत्र में इजराइल पर जब हमला किया कि साहब ऐसी मिसाइल छोड़ता है कि जो नीचे से तो एक मिसाइल जाती है और हवा में फिर उससे 5 मिसाइलें निकलती हैं, 10 मिसाइलें निकलती हैं और अलग अलग टारगेट पे जाके गिरती है। ऐसा भी सिस्टम आ रहा है भाई। पहले परंपरागत तौर पे क्या सोचो, नीचे से एक मिसाइल छोड़ो, एक टारगेट पे जाके गिरे, उसको नष्ट कर दे। वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, खर्चा ज्यादा आता है। एक साथ में क्या करो, नीचे से तो एक मिसाइल छोड़ो और उसमें इंडिपेंडेंटली एक से ज्यादा वॉर हेड लगा दो और वो हवा में उनको जो है अलग अलग गाइडेड कर दो कि तेरे को तो वहां जाना है, तेरे को वहां जाना है, तेरे को वहां जाना है, और अलग अलग टारगेट एक साथ जाके हिट कर दो। इससे क्या होता है, एयर डिफेंस सिस्टम जो अगले का होता है वो कितनों को रोकेगा ऐसे। तो बस अपन ने भी वही कारनामा करके दिखा दिया। अग्नि मिसाइल जो है डीआरडीओ की, उसका परीक्षण किया और एक साथ में मल्टीपल वॉर हेड की टेक्निक का डेमोस्ट्रेशन अपन ने कर दिखाया। उसके बारे में एक खबर है, तो इसके बारे में अपन बात करें। तो 8 मई को ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, इस टेक्निक का नाम MIRV है। तो इसका मतलब नीचे से रॉकेट तो क्या जाए, सॉरी मिसाइल तो क्या जाएगी एक, और फिर ऊपर से मल्टीपल बहुत सारे वॉरहेड एक दूसरे से स्वतंत्र टारगेट को सेट करने के लिए वायुमंडल में वापस से ऊपर से नीचे आके उस पर गिरेंगे। री एंट्री व्हीकल सिस्टम का उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण अपन ने करके दिखा दिया। इससे क्या होगा, एक साथ में अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो अगले देश के, दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम को भी और भी बहुत सारे अपने को एडवांसमेंट इसमें करवाएगी। इसके बारे में दूसरी बात, तो मुख्य बिंदु इसके क्या है, मिसाइल परीक्षण में मल्टीपल पेलोड्स एक साथ में बहुत सारे वॉरहेड लेके गया और जिनका लक्ष्य हिंद महासागर में अलग अलग क्षेत्रों में, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग टारगेट सेट किए कि उसको वहां गिरना है और सबको सफलतापूर्वक इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अग्नि मिसाइल जो है उसका विकास अपने देश में IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके वास्तुकार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 1983 में स्टार्ट हुआ, 2008 में खत्म हुआ। उसके तहत अग्नि मिसाइल 5 मिसाइलें विकसित की गई थी। अपन ने उसके बारे में भी बैकअप जो है वो भी ले रखा है ना। जो स्टैटिक वाला पोर्शन आप पढ़ते हो, वो 5 मिसाइल कौन सी थी और उनके क्या क्या नाम है, उसको भी अपन ने साथ में ले रखा है। तो उसी के तहत अग्नि मिसाइल को विकसित किया गया था। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इनको डेवलप किया गया। एक ही मिसाइल प्रणाली का यूज करके कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को इससे निशाना बनाया जा सकता है। आई बात समझ। अब अपन इंटीग्रेटेड गाइड जो डेवलपमेंट मिसाइल प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू जल्दी से देख लें कि क्या क्या हुआ था। 1983 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लीडरशिप में डीआरडीओ ने अपने देश में मिसाइल सिस्टम के मामले में इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र या सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया, जिसका नाम क्या रखा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या था, मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरों पर डिपेंडेंस न होके अपना खुद इंडिपेंडेंस हासिल करना। तो डीआरडीओ ने 2008 में इसको सफलतापूर्वक समाप्त घोषित कर दिया कि हमने जो है वो मिसाइल के मामले में अपने देश में इंडिपेंडेंस हासिल कर ली है। मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हम अब आत्मनिर्भर हैं। हमने ऐसी ऐसी मिसाइल बना ली है इस प्रोग्राम के तहत कि परंपरागत वॉरहेड सिर्फ बारूद भर के और अगले के ऊपर गिरा दे, या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड जो न्यूक्लियर एटम बम वाला है वो इस मिसाइल में फिट करके और अगले के देश में गिरा दे, उसको नष्ट कर दे। सारी टाइप की क्षमताएं इससे अपने को हासिल हो गई। जो इस प्रोग्राम के तहत 5 मिसाइल विकसित की गई, उनका नाम भी अपने को याद होना चाहिए शॉर्ट में, है ना। पटना बिहार की राजधानी, उससे याद रख सकते हैं। सबसे पहले पृथ्वी, फिर अग्नि, फिर त्रिशूल, नाग और आकाश, ये 5 मिसाइल इसके तहत डेवलप की गई। अब सबसे पहले हम बात करें पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी जो मिसाइल है वो सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब यहां से छोड़ोगे और पैराबोलिक पाथ को जो वो करते हुए गिरेगी। सरफेस टू सरफेस मतलब सतह से सतह, जमीन से जमीन के ऊपर जाके ये गिर जाएगी। इसके बाद इसके वर्जन आए और अलग अलग जो अपनी सेना है उसके तीनों अंगों को दिया गया।
जो नौसेना भारतीय सेना के पास है उसका नाम रखा गया पृथ्वी 1 और रेंज इसकी रखी गई 150 किलोमीटर। वायुसेना को दिया गया, उसकी रेंज पृथ्वी 2 रखा और उसकी 350 किलोमीटर रेंज थी। और जो नौसेना को दिया उसका नाम है धनुष, पृथ्वी 3 जो है उसी का नाम है धनुष, और इसकी भी रेंज, यानी कि एयरफोर्स और नेवी के पास जो रेंज जो वो है पृथ्वी, उसकी रेंज 350 किलोमीटर और आर्मी के पास है उसकी 150। सरफेस टू सरफेस और बैलिस्टिक मिसाइल, शुरुआती दौर की अपन ने मिसाइल इसको विकसित किया पृथ्वी। उसके बाद आया अग्नि। अग्नि के 5 अपने वर्जन किए, इसी में महिला सशक्तिकरण वाला भी आ जाता है, टेसी थॉमस है ना, टेसी थॉमस मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, वो इसी अग्नि प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। और 5 जो है वो अग्नि की अलग अलग बनाई, शॉर्ट, मीडियम, इंटरमीडिएट और इंटरकॉन्टिनेंटल। शॉर्ट का मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर तक, इंटरमीडिएट मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा, सॉरी मीडियम मतलब उससे ज्यादा, इंटरमीडिएट मतलब उससे ज्यादा, और इंटरमीडिएट की 2 रेंज अपन ने बनाई, 3000 और 4000। और फिर 5000 या उससे ज्यादा वाली जो अपन ने बनाई अग्नि, उसको कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जो है वो कर पाए। तो ये 5 संस्करण इसके अपन ने विकसित किए अग्नि के। उसके बाद में अपना त्रिशूल, त्रिशूल फेंक के मारते हैं है ना, भोलेनाथ शिव संधू के हाथ में त्रिशूल और वो फेंक के मार देते हैं। तो फेंक के मारने का मतलब सरफेस टू एयर, नीचे खड़े हैं और ऊपर कोई हवाई जहाज, एरियल ऑब्जेक्ट कुछ भी जा रहा है तो उसके ऊपर नीचे से दाग दो ऊपर। क्विक रिएक्शन, बहुत तेजी से नीचे दिखा और हाथों हाथ क्विक रिएक्ट किया और मार दिया है ना। नीचे खड़े होकर त्रिशूल फेंकते तो इसका मतलब सरफेस टू एयर, ऊपर की तरफ फेंक के क्विक रिएक्शन करेगी। फिर उसके बाद में नाग, क्रूज मिसाइल है, मतलब फायर एंड फॉरगेट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है? दागो और भूल जाओ, भूल गए। इसके अलग अलग वर्जन बनाए गए। हेलीकॉप्टर से अगर नाग छोड़ोगे तो वो वर्जन क्या है, और नीचे जमीन से नाग मिसाइल कैरियर तो नामिका है ना। तो ये सारी बातें। उसके बाद में अपना आकाश, सरफेस टू एयर, नीचे से एयरक्राफ्ट वगैरह नष्ट करने के लिए 30 किलोमीटर की रेंज का जो है वो ये अपना आकाश है। तो ये सारी मिसाइल अपन ने डेवलप की। अब उसके बाद में एक मिसाइल आकाश वाला, ये सवाल सोल्व करो तो, अग्नि मिसाइल वाला। अग्नि का जो उन्नत संस्करण है, उन्नत अग्नि मिसाइल, एडवांस अग्नि मिसाइल, इसका परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल, MIRV टेक्निक इसमें किया गया है। एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है क्या? और अग्नि मिसाइल का विकास इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत किया गया था। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? ठीक है, तो अपने ये 2 तो हुए।